हाँ बच्चों, अपना कहाँ तक कंप्लीट हुआ था बताइए। रेडियो एक्टिविटी हो गया था कंप्लीट। अच्छा, क्वेश्चन कराना था। एक क्वेश्चन लिखी है। एक काम करते हैं, अपना डिस्कशन कहाँ तक हुआ था बताओ। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सरसाइज फर्स्ट हो गई थी। मैटर वेव भी हो गया। सेकंड एक्सरसाइज फोटो प्लस मैटर। थर्ड दोनों हो गई। रेडियो स्टार्ट करना है। तो रेडियो एक्टिविटी लास्ट में करें या अभी पहले करें? लास्ट में करते हैं। पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा ना। तो क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, दो ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो नेचर से लगभग डिसअपियर हो चुके हैं, कौन कौन से? ट्रिटियम और प्लूटोनियम। बता दिया था ना मैंने। क्वेश्चन लिखिए फिर। बच्चों आवाज आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज आ रही है क्या? ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए बच्चों। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्वेश्चन लिखिए। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस decays by a radioactive substance decays by simultaneously. A radioactive substance decays by simultaneously emission of alpha. A radioactive substance decays by simultaneously emission of alpha and beta particles. Alpha and beta particles with half-life 1620 years and 405 years. बोर्ड पे देख लेना। A radioactive substance decays by simultaneously emission of alpha and beta particles with half-life 1620 and 405 years. Then calculate the time. Calculate the time at which calculate the time at which 15 by 16 fraction decay. 15 by 16 fraction decay. One two nine six, correct. देखो, एक ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मैंने आपको बताया था, अगर दो अलग अलग हाफ लाइफ के साथ डिके हो, उसने कहा इफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दो अलग अलग हाफ लाइफ के साथ डिके हो तो उनकी नेट हाफ लाइफ कैसे दी जाती है? TH1 इंटू TH2 अपॉन TH1 प्लस TH2। और आप सॉल्व करोगे तो 1620 इंटू 405 अपॉन 1620 प्लस 405, और ये कितना आ रहा है? 324 ईयर्स। तो आपसे कहा है टाइम
जब 15/16 डीके हो जाए मतलब कितना बचे, 1/16।
हाँ बच्चों, चलिए। कोई अर्जेंट कॉल होता है तो फिर उठाना पड़ता है। अच्छा सुनिए, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल रेडिएशन हमारे पास N01। अच्छा ये हो गया कंप्लीट। अच्छा बताइए 15/16 डीके होगा तो कितना बचेगा? 1/16। इनिशियल का 1/16 बचेगा, तो 1/16 बचने में कितनी हाफ लाइफ? 4। 4 हाफ लाइफ का टाइम लगेगा, तो 4 TH का टाइम लगेगा। एक हाफ लाइफ कितने की है? 324 ईयर्स की। तो 4 हाफ लाइफ में कितना लगेगा? 1296 ईयर्स। यही आ रहा है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स की। न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखो बच्चों, न्यूट्रॉन न्यूट्रल रेडिएशन N01। आप मुझे बताइए, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो इस पर अगर बात करें चार्ज होगा 0। डिस्कवर्ड बाय जेम्स सैडविक। जेम्स सैडविक, जेम्स सैडविक ने डिस्कवरी की। कैसे पता लगाया इसने? बेरिलियम 49 पर अटैक किया अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, तो जैसे ही बेरिलियम पर अल्फा का अटैक हुआ, तो यहाँ से कार्बन 612 और एक न्यूट्रॉन डिटेक्ट हुआ था इसके बॉम्बार्डमेंट से। तो बेरिलियम पर अल्फा के बॉम्बार्डमेंट से एक न्यूट्रॉन डिटेक्ट हुआ था। पहली इक्वेशन हमारे पास, जिससे न्यूट्रॉन हमारे पास डिटेक्ट हुआ। ठीक है, अच्छा बताइए, मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेट जो हम क्वेश्चंस में यूज लेते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट मास होता है 1.00865 AMU। हम क्वेश्चंस में यूज लेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.087 AMU। 87 AMU ये हमारे पास मास। न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में कन्वर्जन की, न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में कन्वर्जन का एवरेज टाइम कितना लगता है? मतलब इसकी मीन लाइफ न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में कन्वर्जन का 1000 सेकेंड्स। कितना लगता है? 1000 सेकेंड। ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स लिख रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास N01, ये एक्स्ट्रा पॉइंट। न्यूट्रॉन स्पिन हमारे पास प्लस माइनस हाफ। ठीक है, स्पिन कितनी है? प्लस माइनस हाफ। अब न्यूट्रॉन की अगर अपन बात करें, तो आप मुझे बताइए, न्यूट्रॉन जो भी पार्टिकल्स प्लस माइनस n/2 स्पिन रखते हैं, जहां n जो है बच्चों ऑड होगा 13579। तो जो भी न्यूक्लियॉन्स 1/2, 3/2, 5/2 प्लस या माइनस में कुछ भी स्पिन रखते हैं, वो सब हमारे पास फर्मियंस कैटेगरी में आते हैं। तो न्यूट्रॉन को नाम दिया गया, फर्मियन कैटेगरी में रखा गया। फर्मियंस कैटेगरी में हमारे पास न्यूट्रॉन फर्मियन कहलाया। अच्छा, जो भी इस तरह के स्पिन रखते हैं प्लस माइनस n/2, जहां n ऑड है 13579। ठीक है, अच्छा बताइए, प्लस और न्यूट्रॉन की अगर अपन बात करें, न्यूट्रॉन हमारे पास 4 तरह के न्यूक्लियर इंटरेक्शन होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन, एक वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और एक ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। सिलेबस में नहीं है। जो पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन में आते हैं, न्यूक्लियर फोर्स आगे अपन पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियॉन्स टाइटली कनेक्टेड होते हैं न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स के कारण, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन में आते हैं वो है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन में आता है, प्रोटॉन भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन में आता है। तो जो भी पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन में हमारे पास आते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं हेड्रॉन। हेड्रॉन कैटेगरी में उनको रखा गया है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन में आते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन। ठीक है, इसके बाद बात करें कि जो भी पार्टिकल्स जिनकी स्पिन केवल कम से कम प्लस हाफ हो, केवल प्लस हाफ वाली हो, जैसे न्यूट्रॉन प्लस माइनस हाफ स्पिन रखता है, प्लस हाफ स्पिन रखता है, वो पार्टिकल्स हमारे पास कहलाते हैं बैरियन। क्या कहलाते हैं? बैरियन, जो प्लस हाफ स्पिन रखता हो। तो आप मुझे बताइए, न्यूट्रॉन को क्या क्या बोला? फर्मियन ड्यू टू हाफ स्पिन। और क्या बोला? हेड्रॉन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन। और क्या बोला? बैरियन ड्यू टू हाफ स्पिन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया, बस आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन हेड्रॉन नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एम्स में पहले कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है।
अच्छा, अब देखिए प्रोटॉन भी हमारे पास सेम यही कंडीशन पे होता है। प्रोटॉन हाफ स्पिन फर्मियन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन में आता है हाइड्रॉन, और हाफ स्पिन के कारण इसे भी बैरियन नाम दिया गया। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर हमारे पास बनता है मास नंबर। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलकर क्या बनता है? मास नंबर। मास नंबर बनता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर। इसको भी क्या बोला हमने? इसको क्या बोला? बैरियन। और प्रोटॉन को भी बैरियन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर मास नंबर बनता है, इसको बोलते हैं बैरियन नंबर। मास नंबर को बैरियन नंबर। कभी आपसे कहा जाए कैलकुलेट बैरियन नंबर, इसका मतलब मास नंबर आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा। और डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवरी की? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने पता लगाया मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेट जो होता है 1.00722 AMU होता है। हम जो क्वेश्चंस में यूज लेंगे अप्रोक्सीमेट मास 1.00722 अप्रोक्सीमेट होता है। हम जो यूज लेंगे मास ऑफ प्रोटॉन वो अप्रोक्सीमेट 1.0073 AMU क्वेश्चन में यूज लेंगे। ध्यान रखना 1.0073। तो कभी भी मैं आपसे न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के मास को पूछूं तो क्वेश्चंस में ध्यान रखना न्यूट्रॉन का मास क्या बताओगे? 1.0087। और न्यूट्रॉन का 1. प्रोटॉन का 1.0073। इलेक्ट्रॉन का मास इन टर्म्स ऑफ AMU, एटॉमिक मास यूनिट होती है, आगे पढ़ेंगे कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास। कुछ आइडिया हो? 0.00055 AMU। 0.00055 AMU। तो इलेक्ट्रॉन का मास इन टर्म्स ऑफ AMU ध्यान रखना 0.00055 AMU। अब देखिए ये तो अपन ने बात की न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई में सबसे पहले अपन बात करें आइसोटॉप्स। हमारे पास XZA, ठीक है, XZ है हमारे पास, न्यूक्लियस है, ठीक है, कोई भी एटम हो या न्यूक्लियस हो। अगर अपन यहाँ पर बात करें Z आइसोटॉप्स होते हैं प्लेस सेम, Z1 बराबर हो हमारे पास Z2, पर A1 इज नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या हो A2। मतलब हम ये कह सकते हैं जेड रिप्रेजेंट करता है केमिकल प्रॉपर्टीज को, और मास या मास नंबर जो हमारे पास होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, कैन बी सेपरेट विद द हेल्प ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही हम इनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जैसे हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हमारे पास होते हैं, H11, H12, H13, ठीक है। ये आप मास नंबर के बेसिस पर इनको सेपरेट कर रहे हो। इसी तरह से अगर अपन बात करें तो गोल्ड सबसे ज्यादा आइसोटोप रखता है गोल्ड, और गोल्ड के आइसोटोप होते हैं 32। तो ध्यान रखना गोल्ड है 32 आइसोटोप्स। ये तो अपन ने बात की आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स हमारे पास जेड से मास नंबर डिफरेंट। जैसे अगर बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन के भी हमारे पास 2 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से? एक तो क्लोरीन 1735 और एक क्लोरीन 1737। मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब इसका मास कैलकुलेट किया गया क्लोरीन 35 का, तो ये अप्रोक्सीमेट मास हमारे पास इसका आया था 34.98 AMU, और इसका मास हमारे पास आया था अप्रोक्सीमेट 36.98 AMU। हमारे पास इसका मास आया था मास स्पेक्ट्रोमीटर से। इसकी नेचर में अगर इन दोनों को प्रोपोर्शन देखें किस किस प्रोपोर्शन में मिलते हैं, ये 75.4% मिलता है, और ये 24.6% हमारे पास नेचर में मिलता है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट इतना परसेंट और ये अप्रोक्सीमेट हमारे पास इतना परसेंट नेचर में मिलता है। अब देखिए अगर हमें आप काफी सारे आइसोटोप, जैसे हमने कहा गोल्ड के 32 आइसोटोप से, तो किसका मास यूज लेंगे? तो हम क्या करते हैं एवरेज मास कैलकुलेट करते हैं आइसोटोप्स का। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है H11, H12, H13। तो हम क्या करते हैं एवरेज मास कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो एवरेज मास कैसे निकालते हैं? देखो अगर हमारे पास 2 मासेस हैं M1 और M2, और इनकी रिलेटिव अबंडेंस परसेंटेज में एक अगर हमें x% मिलता है तो दूसरा हमारे पास कितना परसेंट होगा? 100 - x%। सीधी सी बात है, अगर M1 x% मिलता है तो दूसरा कितना होगा? 100 - x% हमारे पास नेचर में मिलेगा। अब बताइए इनकी अगर रिलेटिव अबंडेंस की बात करें, रिलेटिव अबंडेंस सॉरी एवरेज मास की, तो M एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 मासेस का M, जैसे 2 मासेस है M1 M2, अगर आपको एवरेज बोला जाए, ठीक है, टोटल 2 है मास, तो M1 + M2/2 कर देते हैं।
अगर आप परसेंटेज में बात कर रहे हो कि ये 100 में से इतना परसेंट और ये इतना परसेंट मिल रहा है एक्स परसेंट और ये 100 माइनस एक्स, तो 100 में से निकाल रहे हैं टोटल, तो एम एवरेज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो M1 प्लस M2 पर M1 कितना परसेंट एक्स और M2 कितना परसेंट 100 माइनस एक्स अपॉन टोटल कितने में से 100, तो ये एवरेज पास का रिलेशन आ जाएगा। और इस पर बेस्ड आपके एनसीईआरटी में स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चंस और आपके इसमें बिगनर बॉक्स में भी 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो इसी फॉर्मूले से आपके सॉल्व होंगे। क्वेश्चन कैसे बनता है वो अभी आगे देखते हैं। तो ये तो हमने बात करी आइसोटॉप्स की। एक होता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स हमारे पास सेम हो, मतलब ए माइनस जेड, ये फैक्टर क्या हो सेम, वो हमारे पास कहलाता है बच्चों आइसोटोन्स। जैसे अगर बात करें सोडियम 1123 और मैग्नीशियम 1224, ठीक है, 1123 मैग्नीशियम 1224, अगर इनकी बात करें तो आप बताइए न्यूट्रॉन सेम, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस और दिस बराबर दिस, क्या कहलाएंगे आइसोटोन। आइसोबार्स में आपको बता चुका हूं, जेड डिफरेंट सेम, सॉरी जेड डिफरेंट मास नंबर सेम, वो आइसोबार्स होते हैं। और एक आइसोडायफर्स बताया था जिसमें n माइनस फी ये फैक्टर क्या हो सेम। तो ये तो अपन ने बात की, यहां तक कंप्लीट करिए फटाफट, फटाफट लिखें। 1000 सेकेंड है मीन लाइफ। हो गया कंप्लीट। क्लोरीन का भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, एवरेज मास
कैसे कैलकुलेट करोगे? M1 ये आपके गिवन है, इंटू 75.4 प्लस 36.98 इंटू 24.6 अपॉन 100 करोगे तो क्लोरीन का एवरेज मास कितना आता है? अप्रोक्स 35.5। हो गया बच्चों? स्पीड बढ़ाइए। हेड्रॉन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन में आते हैं बेटा, न्यूक्लियर फोर्स से न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में टाइटली कनेक्टेड होते हैं फर्मी ऑर्डर में, तो हमारे पास इन्हें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन में आने के कारण हेड्रॉन कैटेगरी में रखा गया है, तो न्यूट्रॉन हेड्रॉन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और बैरियन जो हाफ स्पिन रखते हैं, जैसे न्यूट्रॉन की स्पिन प्लस माइनस हाफ होती है तो हाफ रखता है, उसे बैरियन कैटेगरी में भी रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, दोनों के लिए सब पॉइंट एक ही है, तीनों के तीनों, न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन हो। अब बात करते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट हमारे पास हो गया अब तो कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। और जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड ने दो साइंटिस्ट को सजेस्ट किया था अल्फा पार्टिकल की गोल्ड न्यूक्लियस पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का पता लगाने के लिए। इसने क्या किया, जो दो साइंटिस्ट थे वो थे गीगर एंड मास्टर्न। इन दोनों साइंटिस्ट को सजेस्ट किया है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का पता लगाने के लिए। इसने क्या किया, देखिए, एक तो लिया अल्फा न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल आप सब जानते हो कितने प्रोटॉन होते हैं? दो। कितने न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन जीरो, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास होता है। इसका चार्ज कितना होता है? +2। अगर अपन चार्ज की बात करें कितना होता है? +2। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और इसे जिस काइनेटिक एनर्जी से भेजा गया था 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से बॉम्बार्ड किया था गोल्ड न्यूक्लियस पर। ये हमारे पास गोल्ड न्यूक्लियस, गोल्ड किसका एक आइसोटोप लिया, मान लो गोल्ड 79197। ये भी न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इस पर न्यूक्लियस में जो जेड होता है वो न्यूक्लियस के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर चार्ज आएगा प्लस का 79 ई।
ये पॉजिटिव जब ये स्टेशनरी था, इस पर बॉम्बार्ड किया तो ये इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इसकी काइनेटिक किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल। एक टाइम ऐसा आएगा रिपेल करके सारी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास कितना पास गया, ये इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कहलाई हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। तो आप देखिए ये अल्फा पार्टिकल जो है आगे जाके रिपेल हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आपके पास काइनेटिक कन्वर्ट होगी पोटेंशियल में। काइनेटिक आप सब जानते हो हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल के Q1 Q2 बाय आर। अब देखिए यहाँ पर आप रखोगे 5.5, जिस एनर्जी से भेजा गया था वो था 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इससे ज्यादा एनर्जी से भेजा जा रहा था, मान लो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भेजा जाए, तो ये क्या करता है? न्यूक्लियस को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का तो पता नहीं लग पाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का पता प्रैक्टिकली 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी वाला ही पता लगा पाए। यहाँ पर आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में कन्वर्ट करोगे। के आपको पता है, Q1 Q2 पता है। Q1 इस पर चार्ज 2E, इस पर 79E अपॉन R करोगे तो यहाँ से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अप्रोक्सीमेट हमारे पास आ जाएगी, और वो आती है 4 × 10⁻⁻14 मीटर अप्रोक्स। इसी तरह से इन्होंने गोल्ड की जगह जब सिल्वर यूज लिया और अल्फा की बॉम्बार्ड करके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पता लगाया, तो वो हमारे पास आई थी 2.2 × 10⁻⁻14 मीटर। मतलब ऑर्डर हमारे पास वही आया था। ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, 10⁻⁻14 मीटर ऑर्डर की हमारे पास आई थी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखिए इन्होंने रेडियस का पता लगाने के लिए इंस्टेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग कराई। इसकी जगह फेंका इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है, एंड तक जाएगा आपके न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज। डिफरेंट एलिमेंट्स पर, एल्यूमिनियम, मोलिब्डेनम, इन पर इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग के बेसिस पर रेडियस का पता लगाया। और रेडियस इनके पास एक प्रैक्टिकली ऑब्जर्व वैल्यू आई कि रेडियस जो होती है वो मास नंबर की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल आई। ये ऑब्जर्वेशन था इनका, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की रेडियस मास नंबर के साथ ऐसे वेरी करती है। इसका मतलब जिसका मास नंबर 27 है उसकी रेडियस हमारे पास 3 के प्रोपोर्शनल हमारे पास आई होगी। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने कंपेयर करके, इसी दो को कंपेयर करके कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की, और वो वैल्यू अप्रोक्सीमेट आई R0 A⁻1/3 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की वैल्यू इनके पास आई थी कितनी? अप्रोक्स 1.2 या 1.3 होता है। यहाँ आपके 1.2 फर्मी गिवन है। 1.2 फर्मी मतलब 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। तो पहली प्रॉपर्टी पता लगी हमें न्यूक्लियस की, और वो थी बच्चों रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और वो है छोटी छोटी सी कुछ प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। वॉल्यूम का देखो कैसे पता लगा। आप सब जानते हो न्यूक्लियस सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड का जो वॉल्यूम हमारे पास होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम मास नंबर, या जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ेंगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, मास नंबर बढ़ेगा, वॉल्यूम चेंज होगा आपके बढ़ेगा। ये सब एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्ट होते हैं? रेडियस मास नंबर के साथ हमने देख लिया ऐसे कनेक्ट होता है, A⁻³ 1/3 की। वॉल्यूम कैसे चेंज होता है मास नंबर के साथ? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब करोगे तो R0 A⁻1/3 का क्यूब, और इसका क्यूब करोगे तो 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू ए। ये हमारे पास आया बच्चों वॉल्यूम। ये तो हमारे पास है कांस्टेंट, ये वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ए। मास नंबर के हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। मतलब जिस प्रोपोर्शन में मास नंबर बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम। यहां तक नोट करिए बच्चे।
तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या बच्चों? हो गया कंप्लीट? हाँ बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। वॉल्यूम के बाद एक तो हमने देखा रेडियस, वॉल्यूम, नेक्स्ट आता है डेंसिटी। और डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से। डेंसिटी की अगर बात करें बच्चों, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मास आपको पता है, मैंने आपको बताया था किसी भी न्यूक्लियस का मास निकालना है अप्रोक्सीमेट एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास इनटू मास नंबर, ये बताया था ना। और वॉल्यूम 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए। ये रहा हमारे पास वॉल्यूम अभी लिखा हुआ है 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू ए। ये ऐसे कैंसिल, मतलब डेंसिटी जो होती है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती, मतलब मास नंबर की पावर 0। तो आप देखिए एमपी प्रोटॉन का मास फिक्स है, 4/3 फिक्स, पाई फिक्स, r0 फिक्स, ये सब कुछ कांस्टेंट। तो न्यूक्लियर डेंसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू अप्रोक्स आती है 2.3 इंटू 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। ऑर्डर ध्यान रखना है किस ऑर्डर की होती है, 10 की पावर 17 ऑर्डर की हमारे पास होती है न्यूक्लियर डेंसिटी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है, छोटी सी प्रॉपर्टी और है, एएमयू। एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। देखो बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट क्यों डिफाइन की गई? हमारे पास एनसीईआरटी कहती है कि 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी, ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इतनी छोटी वैल्यू इतनी बड़ी यूनिट के साथ ये रिप्रेजेंटेशन इन्होंने कहा बिल्कुल गलत। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नई यूनिट डिफाइन की गई, एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारे पास होता है बच्चों, ध्यान से सुनिए, लिखना बंद करिए, एक प्रोटॉन का मास या फिर एक न्यूट्रॉन का मास। ठीक है? आप सोचिए किसी भी एक न्यूक्लियन मतलब या तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास अगर आपको कैलकुलेट करना है, या तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का, तो कैसे कैलकुलेट करें? मास स्पेक्ट्रोमीटर से किसी भी, जैसे मान लो एल्यूमिनियम 1327 है, अगर इसके मास स्पेक्ट्रोमीटर से इसके एटम का मास आपने निकाल लिया, मान लो वो आया आपके पास 100 ग्राम फॉर एग्जाम्पल, ये इसके एक एटम का मास आया। बताइए एल्यूमिनियम के एक एटम में कितने न्यूक्लियन? 27 न्यूक्लियंस होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स का मास नंबर 27 न्यूक्लियन है। एल्यूमिनियम के एक एटम का मास आया 100 ग्राम, कितने न्यूक्लियन का मास है? 27। 27 न्यूक्लियन का मास अगर इतना है तो एक न्यूक्लियन का कितना? 100/27। ये आपके पास आ जाएगा एक न्यूक्लियन का मास, या तो एक प्रोटॉन का मास या फिर एक न्यूट्रॉन का मास हमारे पास आ जाएगा। मतलब ये मास इक्विवेलेंट इसके ही हमारे पास आएगा अगर प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें। आप कोई सा भी एटम लीजिए, जरूरी नहीं है कि एल्यूमिनियम लो, आप मोलिब्डेनम लो, मास स्पेक्ट्रोमीटर से उसका मास निकालिए, उसके मास नंबर का अगर आप डिवाइड लगाते हो तो आपके पास अप्रोक्सीमेट यही मास आएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27। पर इन्होंने जो स्टैंडर्ड माना था वो माना था कार्बन को, और कार्बन को स्टैंडर्ड मान के एक एमयू डिफाइन किया। क्या कहा था? एक कार्बन एटम के मास में डिवाइड करिए उसके मास नंबर का। क्या कहा? मास ऑफ वन कार्बन एटम, उसमें डिवाइड लगाओगे अगर आप मास नंबर का, तो हमारे पास ये रिप्रेजेंट करेगा एक एमयू को, ये डिफाइन किया गया 1 एमयू। अब देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कार्बन 612, मैंने आपको बताया किसी भी एटम के जो ग्राम्स होते हैं
कितने ग्राम है उसके? 12 ग्राम। इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स? Na, एक मोल। अप्रोक्स मैं लिख सकता हूँ 6 × 10⁻23 कार्बन एटम्स होंगे। या मैं ऐसा कह सकता हूँ इतने कार्बन एटम कितना मास रखते हैं? 12 ग्राम। ठीक है, इतने कार्बन एटम्स इतना मास हमारे पास रखते हैं। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ अप्रोक्स कि 6 × 10⁻23 कार्बन एटम्स अगर 12 ग्राम मास रखते हैं तो बताइए एक कार्बन एटम कितना मास रखेगा? 12/Na, मतलब 6 अप्रोक्स 6 × 10⁻23, वही जो भी आता है 6.023 10⁻23। ये एक कार्बन एटम का मास आ गया आपके पास। और इसमें किसका डिवाइड लगा दूं? मास नंबर। ये आपके पास 1 AMU को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आप सॉल्व करोगे, ये ग्राम में आपने रखा था 12 ग्राम, 12 से 12 कैंसिल, 1/Na, और ये 10⁻⁻23 ऊपर जाके ये ग्राम में आएगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे -27 आ जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेट इतना ही हमारे पास आएगा 1.67 × 10⁻⁻27। तो यहाँ पर अगर बात करें 1 AMU अप्रोक्सीमेट आता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ये जो हमारे पास मास होता है, ये किसका मास होता है बच्चों? या तो एक प्रोटॉन का या फिर एक न्यूट्रॉन का। इसको रिप्रेजेंट किया इन्होंने 1 AMU से। तो AMU का kg के साथ आपके पास रिलेशन यहाँ पर आ गया। तो आप देखिए एक AMU यहाँ पर डिफाइन किया है कि इतने, इसको रिप्रेजेंट करने का गलत तरीका था, इसको डिफाइन किया एक AMU, और एक AMU क्या होता है हमारे पास, ऐसा कुछ। तो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज देखी है, इस पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात करते हैं। तो एक काम करिए, यहाँ तक नोट करिए, फटाफट क्वेश्चन करते हैं हम जो भी पढ़ा है उसमें। हो गया? चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखिए क्वेश्चन। लिखाऊं? लिखिए। अच्छा, क्वेश्चन ये सॉल्व करिए पहले। तो इसके लिए एक जो अपन ने आइसोटॉप्स पढ़े थे ना, उसके लिए एक बोरोन के दो आइसोटोप है, 510 और एक है 511। ठीक है, और इनकी रिलेटिव अबंडेंस मान लो इसकी x1 और इसकी रिलेटिव अबंडेंस x2। इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आपको पास, m एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है 10.81। आपको बताना है इनकी रिलेटिव अबंडेंस का रेशियो, मतलब x1/x2 की वैल्यू कितनी।
हाँ 19 अपॉन 81 करेक्ट। मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे बेटा, अभी रुक जाइए। नाइनटीन अपॉन 81 रिलेटिव अबंडेंस का रेशो। वेरी गुड। और किसी का आंसर है? बहुत बढ़िया। आपको पता है बच्चों, एवरेज मास का रिलेशन जो होता है एम एवरेज कितना होता है? m1x प्लस m2 100 माइनस x अपॉन 100। एम एवरेज कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर वेट 10.81 इंटू mp, ये आ गया इसका मास एवरेज। और m1 कितना है? 10 mp। एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास इंटू उसका मास नंबर, वो अप्रोक्सीमेट उसके न्यूक्लियस का मास हमारे पास, इंटू x प्लस m2 कितना? 11 mpx इंटू 100 माइनस, सॉरी 11 mp 100 माइनस x अपॉन 100। ठीक है, mp से mp कैंसिल। इसके बाद 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1081 10x प्लस 1100 माइनस 11x। 11 इधर ले आइए, 11x माइनस का प्लस का और 10x, ये तो बचा x, और दिस माइनस इसको उधर ले जाओ, दिस माइनस दिस करोगे तो 19। तो ये x माना था हमने, मान लो अगर x1 है x, तो दूसरा कितना होता है? 100 माइनस x। तो आप बताइए x2 हो जाएगा 100 माइनस 19 मतलब 81, मतलब x1 बाय x2 की वैल्यू आ गई 19 बाय 81। ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट। वेरी गुड बच्चों। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखिए, इफ रेडियस ऑफ Fe 2656, मतलब आयरन 2656, if radius of Fe 2656 is small a, then which nucleus having radius a by 2? चार ऑप्शन दे देगा, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन। Which nucleus has radius a by 2? नहीं, लिथियम। लिथियम आ रहा, बहुत बढ़िया। आप ध्यान रखें, आपके मास नंबर आ रहा है 7, और मास नंबर 7 लिथियम आइसोटोप का होता है ना कि नाइट्रोजन का। आप सब जानते हो इसका मास नंबर है 56, इसका मास नंबर हमें पता नहीं है। हम जानते हैं रेडियस का मास नंबर के साथ रिलेशन है ऐसा। मास नंबर निकालना है, क्यूब करिए, ए इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहां से लिख सकता हूँ A2 निकालना है तो A2 बाय A1, इस A1 को उधर ले जाऊं, R2 बाय R1 का क्यूब। A1 कितना है? 56। R2 कितना है? A/2। R1 कितना है? A, और इसका क्यूब। ये A से कैंसिल, 1/2 का क्यूब
1/8 और 56/8 7, जिसका मास नंबर 7, और मास नंबर 7 किसका होता है? लिथियम। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है मास डिफेक्ट। इसी से हर चीज डिसाइड करूंगा, हर चीज इसी से डिसाइड की जाएगी, मास इफेक्ट से ही। मास इफेक्ट आएगा तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर पाएंगे। तो सबसे पहले मास डिफेक्ट समझते हैं। मास डिफेक्ट क्या होता है? ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड मास में आया वेरिएशन किस तरह से, देखिए। हमारे पास, आपको पता है, कुछ न्यूक्लियॉन्स कंबाइंड होते हैं, जैसे यूरेनियम हमारे पास है। यूरेनियम है, यूरेनियम में न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए से मान लो 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन कंबाइंड हुए यूरेनियम में, और ये बना देते हैं अल्फा। और अल्फा यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थोरियम। ठीक है। तो हो क्या रहा है बच्चों, इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर फ्री न्यूक्लियॉन्स कंबाइंड होकर, जैसे 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन कंबाइंड होकर अगर हीलियम न्यूक्लियस का हमारे पास फॉर्मेशन कर रहे हैं, मान लो न्यूक्लियस कंबाइंड हो, ब्रेक हो, हर टाइम एक ही चीज ऑब्जर्व की गई। देखिए, जैसे न्यूक्लियॉन्स की बात करें, पहले न्यूक्लियस कंबाइंड, फ्री न्यूक्लियॉन्स कंबाइंड होकर न्यूक्लियस बन रहा है। तो एक ऑब्जर्वेशन था कि जब फ्री न्यूक्लियॉन्स कंबाइंड होकर हमारे पास न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, तो फ्री न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास हमें पता ही है, इनका मास ऐड कर लिया सबका, और इनका मास आया हमारे पास, टोटल मास अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 10 ग्राम। कितना आ गया? 10 ग्राम। इससे न्यूक्लियस बना। इस न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट किया गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब इसका मास कैलकुलेट किया गया तो अप्रोक्सीमेट इसका मास हमारे पास आया, मान लो फॉर एग्जांपल 9 ग्राम। न्यूक्लियन अभी भी पहले भी 4 थे, अभी पहले भी 4 थे, अभी भी 4 ही है न्यूक्लियन। जब ये इसमें कन्वर्ट क्यों हुआ है? स्टेबिलिटी के लिए। तो जब न्यूक्लियस टाइटली कनेक्टेड होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में आते हैं, आगे आगे अपन पढ़ेंगे। तो जब ये न्यूक्लियस टाइटली कनेक्टेड होते हैं तो इनका कुछ मास किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी। इसने ये कहा कि हमारे पास इस न्यूक्लियस में जब ये न्यूक्लियस टाइटली कनेक्टेड हुए तो हमारे पास इनका कुछ मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था मास किस में कन्वर्ट हो सकता है? एनर्जी में। ई बराबर mc², मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। और जो मास एनर्जी में कंप्लीटली कन्वर्ट होता है उसे नाम दिया गया मास डिफेक्ट। इस न्यूक्लियस के मास में कितने का डिफेक्ट आया? 1 ग्राम। यही मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है 1 ग्राम। इस न्यूक्लियस के मास में डिफेक्ट आया 1 ग्राम। तो ध्यान रखें, जब भी फ्री न्यूक्लियस कंबाइंड होकर किसी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं तो इन्होंने ऑब्जर्व की चीज कि फाइनल न्यूक्लियस का मास हमेशा फ्री न्यूक्लियस के टोटल मास से हमेशा क्या होता है? कम। एंड डिफरेंस इन देयर मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। तो आप मुझे बताइए, जैसे फ्री न्यूक्लियंस का मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, फ्री न्यूक्लियंस का मास, और ये है मास ऑफ न्यूक्लियस। अब फ्री न्यूक्लियन से जब हम न्यूक्लियस बना रहे हैं तो फाइनल न्यूक्लियस का मास इनिशियल फ्री न्यूक्लियन के टोटल मास से कम होगा, ये हमारे पास कम होगा। तो अगर कभी भी आपको मास इफेक्ट कैलकुलेट करना है तो मास इफेक्ट कैसे निकालोगे? इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल? इनिशियल वालों का ज्यादा होता है तो इनिशियल माइनस फाइनल, ये ध्यान रखना, मास इफेक्ट निकालते हैं इनिशियल माइनस फाइनल डेल्टा टाइम। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, देखिए। मास डिफेक्ट एक चीज, हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जो ऑब्जर्व की है कि मास में डिफेक्ट आए न्यूक्लियस के। क्वेश्चन में कहा जाएगा आपसे कि मान लो 1 ग्राम मास इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कंप्लीटली जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो वही क्या कहलाता है? मास डिफेक्ट। मास में डिफेक्ट। तो आप देखिए,
अच्छा, अब देखिए, अगर अपन बात करें मास में डिफेक्ट, डेल टाइम हमारे पास आया, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझिए मास डिफेक्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे जब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। मास डिफेक्ट जैसे न्यूक्लियस कंबाइंड हो, जैसे मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए आप फ्यूजन पढ़ोगे आगे कि एक्स और वाई कंबाइंड होकर जेड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो फ्यूजन में भी एनर्जी क्या होती है, रिलीज। अगर एक्स वाई और जेड में ब्रेक हो रहा है तो भी एनर्जी क्या होती है, रिलीज। फ्यूजन हो फ्यूजन हो, दोनों केसेस में एनर्जी रिलीज होती है। अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इसका मास m3 है, तो बताओ, मैं ये कह सकता हूँ, चार ऑप्शन दूंगा, करेक्ट ऑप्शन बताना। m1 बराबर m2 प्लस m3, m1 लेस देन m2 प्लस m3, m1 इज ग्रेटर देन m2 प्लस m3, नन ऑफ द बुक। m1 इज ग्रेटर देन m2, क्योंकि इनका कुछ मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी, और जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो मास डिफेक्ट, वो हमारे पास कहलाएगा बच्चों मास डिफेक्ट। मतलब इसका मास किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। अब देखिए, हमारे पास मान लो जैसे हम फॉर्मेशन कर रहे हैं बच्चों नाइट्रोजन न्यूक्लियस का, इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल भी इसी तरह से करने हैं। अगर नाइट्रोजन न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो बताओ कितने फ्री न्यूक्लियस कंबाइंड होकर नाइट्रोजन न्यूक्लियस बनेगा, कितने न्यूट्रॉन है इसमें, 7, कितने प्रोटॉन, 7, 7 न्यूट्रॉन और 7 प्रोटॉन्स कंबाइंड होकर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे नाइट्रोजन का। तो बताइए जब इन न्यूक्लियस से न्यूक्लियस बनेगा तो फाइनल न्यूक्लियस का मास इनिशियल फ्री न्यूक्लियन के टोटल मास से, और डिफरेंस इन देयर मासेस, मास डिफरेंस, क्या इनका मास निकाल सकते हो, बताइए। एक प्रोटॉन का मास अगर mp तो 7 प्रोटॉन का 7 mp, एक न्यूट्रॉन का mn तो 7 न्यूट्रॉन का 7 mn, क्या इनिशियल का टोटल मास आ गया, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास, ये न्यूक्लियस का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमारे पास डेल टाइम की वैल्यू आएगी या नहीं, ये हमारे पास आ जाएगा डेल टाइम। डेल टाइम कैसे निकालते हैं, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। अब न्यूक्लियस का मास आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास हमें पता होना चाहिए, प्रोटॉन का मास पता कितना, 1.0073, न्यूट्रॉन 1.0087, ये आपको पता होना चाहिए था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब दीजिए। अच्छा, आपसे अगर ये कहा जाए कि क्वेश्चंस में काम आएगी ये सब चीजें देखना, जैसे हम लिथियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बताओ कितने फ्री प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइंड होंगे, 3 तो प्रोटॉन, और कितने न्यूट्रॉन, 4 न्यूट्रॉन। मैं आपसे कहूं मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस इज 2 माइक्रोग्राम लेस देन द मास ऑफ इट्स फ्री न्यूक्लियॉन्स। मतलब क्या गिवन है, मास डिफेक्ट, वो कह रहा है मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस इज इतना लेस देन द मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन, इससे इतना कम है, हो सकता है इसका 10, कुछ भी हो सकता है, इसका 10 ग्राम हो, इसका 8 ग्राम, इसका इससे कितना कम है, 2 ग्राम माइक्रोग्राम। यही मास किस में कन्वर्ट हुआ है, एनर्जी, और जो मास कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो मास डिफेक्ट, तो यही हमारे पास मास डिफेक्ट होगा। तो आप देखिए, जैसे 3 कार्बन 3 हीलियम मिलकर एक कार्बन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मान लो कार्बन बना रहे हैं 612, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इस, या एक काम करते हैं, आईआईटी में क्वेश्चन आया था उसी को लेते हैं। देखो क्वेश्चन ये आया था कि नियोन 10-20 मिलकर दो कंबाइंड हो रहे हैं और एक कैल्शियम का फॉर्मेशन कर रहे हैं 20-40 का। इसका एक का मास नियोन का है m1 और एक कैल्शियम का मास हमारे पास है m2, ठीक है। एक कैल्शियम का है m2 और एक नियोन का मास है m1, 2m1 मिलकर बन रहा है m2। कुछ ऑप्शंस लिख रहा हूं आपको बताने, करेक्ट ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 2m1 बराबर m2, दूसरा ऑप्शन 2m1 इज लेस देन m2, थर्ड ऑप्शन m1 is greater than 10 times mass of proton plus mass of neutron, और फोर्थ m2 is less than 20 times mass of proton plus mass of neutron। इनमें आपको करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। और एक और ऑप्शन लीजिए आप, तो आपके लिए एक ऑप्शन m2 2m1 is greater than m2। कौन कौन से ऑप्शंस, मोर देन वन करेक्ट है, क्या फिफ्थ सही है, ये तो पक्की बात है सही है। क्यों,
क्योंकि 2m1 हमेशा ज्यादा होगा किससे, m2 से, ये तो ठीक है। क्या 2m1 m2 के बराबर हो सकता है, ये नहीं। अच्छा 2m1 लेस हो सकता है m2 से, ये भी पॉसिबल नहीं। अब इन दोनों में 4 सही है, ये भी सही है। अब क्यों सही है देखो, m2 इज लेस देन 20 टाइम्स ऑफ दिस वन। अब m2 को कंपेयर कर रहा है, ध्यान से सुनना, फ्री न्यूक्लियॉन्स के मास से। किससे कंपेयर कर रहा है, फ्री न्यूक्लियो। तो आप मुझे बताइए m2 किसका मास है, एक कैल्शियम का। m2 मास है एक कैल्शियम का, और इसको कंपेयर कर रहा है फ्री न्यूक्लियॉन के मास से। m2 को कंपेयर कर रहा है फ्री न्यूक्लियॉन, कितने ने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन से मिलकर बनेगा, 20 प्रोटॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स। इनका मास निकालिए, एक प्रोटॉन का mp 20 प्रोटॉन का 20 mp, एक न्यूट्रॉन का mn तो 20 न्यूट्रॉन का 20 mn। फ्री न्यूक्लियॉन से जब न्यूक्लियस बनता है तो फाइनल न्यूक्लियस का मास हमेशा फ्री न्यूक्लियॉन से कम होता है। तो क्या m2 लेस देन दिस वन है, तो ये भी सही हो गया। ये गलत है या सही है, अच्छा देखते हैं। अब देखिए m1 किसका मास है, एक नियोन का। m1 मास है एक नियोन का। अच्छा और इससे m1 को किससे कंपेयर कर रहा है, फ्री न्यूक्लियन के मास से, ठीक है। तो बताइए फ्री न्यूक्लियन के मास से कंपेयर कर रहा है, कितने प्रोटॉन 10, कितने न्यूट्रॉन 10, एक प्रोटॉन का मास mp 10 प्रोटॉन का 10 mp, एक न्यूट्रॉन का mn 10 न्यूट्रॉन का 10 mn। और आप बताइए जब फ्री न्यूक्लियन से न्यूक्लियस बनता है तो फाइनल वाले का मास हमेशा इनिशियल वाले से कम होता है, मतलब m1 इज लेस, पर यहाँ क्या लिख रहा है, m1 इज ग्रेटर। समझ में आ गई। तो ये कार्यक्रम क्या है, गलत। तो समझ में आया, कितना समझ में आया, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ जवाब देना। पूछूं, बताइए। हम जनरल बात करते हैं, एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहा हूँ एक्स जेड ए, बताओ एक्स जेड ए न्यूक्लियस बना रहा हूँ, बताओ कितने फ्री प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइंड हो गए कि एक्स जेड ए न्यूक्लियस बनेगा, कितने प्रोटॉन जेड और कितने न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, वेरी गुड, जेड प्रोटॉन और ए माइनस। अच्छा इनसे जब ये न्यूक्लियस बनेगा तो इस फाइनल न्यूक्लियस का मास इनिशियल फ्री न्यूक्लियन के मास, डिफरेंस इन देयर मासेस, मास, क्या इनका मास निकाल सकते हैं, एक प्रोटॉन का mp तो जेड प्रोटॉन का जेड mp, एक न्यूट्रॉन का mn तो a माइनस जेड का a माइनस जेड mn, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। क्या ये आपके पास डेल्टा m होगा या नहीं, और डेल्टा m इस तरह से निकाल सकते हैं, ये आपके पास आ गया डेल्टा m, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। को समझ में आई बात, क्वेश्चन से देखते हैं भी कितना समझ में आया आपको। तो सिंपलेस्ट वे में अगर कहें, हमेशा फाइनल न्यूक्लियस का मास इनके फ्री कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियन से हमेशा कम होगा, एंड डिफरेंस इन देयर मास इज नोन एज मास डिफरेंस। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, इस पे इसको नोट करिए जब तक। हाँ वो कंपेयर कर रहा है, वो जो ऑप्शंस दे रहा है वो इस कॉरस्पॉन्डिंग दे रहा है, m1 मास है ना, वो फ्री न्यूक्लियन से कंपेयर कर रहा है, बना नहीं हो कभी, बना तो होगा, उसकी बात कर रहा है। तो ऐसा कुछ सोचना है जैसे मैंने आपको बताया था।
फोर्थ ऑप्शन ये है कि M2 फ्री न्यूक्लियन के मास से कंपेयर कर रहे हैं M2 को, दोनों में से एक देख लो बच्चों, ठीक है ना। तो M2 फ्री न्यूक्लियन के मास से कंपेयर कर रहे हैं, M2 मास है कैल्शियम का, कैल्शियम 2040, और जब ये फ्री न्यूक्लियन से मिलकर न्यूक्लियस बना होगा 20 प्रोटॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स से मिलकर, तो एक प्रोटॉन का मास Mp, 20 प्रोटॉन का 20 Mp, एक न्यूट्रॉन का Mn, 20 न्यूट्रॉन का 20 Mn, ये इनिशियल न्यूक्लियन का मास आ गया हमेशा, और ये इसका मास है एक M2 कैल्शियम का। तो M2 को कंपेयर कर रहा था फ्री न्यूक्लियन के मास से बच्चों, तो हमेशा फाइनल वाले का मास कम होता है इनिशियल फ्री न्यूक्लियन से। ठीक है, हाँ डिस्कशन करते हैं बस। हो गया, डिस्कशन करेंगे हम 15 मिनट्स 20 मिनट है, नहीं कल तो कल ही होता है, जितना होगा आज करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। मॉड्यूल निकालिए, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन व्वेश्चन सब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना कहाँ तक कंप्लीट हो गया था बच्चों? एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड हो गई थी, थर्ड भी हो गई थी ना। अब आते हैं रेडियो एक्टिविटी पे, बताइए रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स तो अभी आपने करा नहीं है। रेडियो एक्टिविटी में एक्सरसाइज फर्स्ट बोलिए, 47, 53, 69। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं पहले ये क्वेश्चंस देख लें, इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो फिर पूछना, ठीक है। 59, 76, 60, कौन सा 69 नहीं है, आप तो अपना क्वेश्चन बताओ। 60 और बोलिए 62। पहले तो बच्चों बिल्कुल शांत हो जाइएगा, डिस्कशन करना है, बातें बंद कर दीजिए बिल्कुल, किसी की भी आवाज नहीं है नीचे इधर। पहले तो बिल्कुल शांत होइए, उसके बाद डिस्कशन की बात करेंगे। अब बोलिए 58। बिगनर बॉक्स बाद में, पहले एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं ना अपना। बिगनर बॉक्स उसके हो गए थे क्या, इलिस्ट्रेशन और बिगनर बॉक्स फोटोमेटर के? हाँ तो लास्ट में देखेंगे अपन इसके भी। हाँ एक्सरसाइज फर्स्ट में और कोई डाउट हो तो बोलिए। 75, 74, 64, 86। ऐसा है डिस्कशन में या तो मैं करूं नहीं, आप बातें कर लीजिए, या तो बिल्कुल शांत हो जाइए और क्वेश्चन जिसके डाउट्स हैं वो देखते जाना फटाफट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 47 पे बात करते हैं। 78, ये लीजिए 78। ऑनलाइन वाले बच्चों अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो बताइए। 54, 54 आ गया क्या? ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आ गए हैं। 87 आ गया ना, ठीक है। 54, 87 आया नहीं है इसमें, नहीं आया ये 87 लो। चलिए अब शांत हो जाइए बिल्कुल और देखिए, एक मॉड्यूल दे दो, इसको भी देखो, आसपास जिसके पास मॉड्यूल हो मॉड्यूल दीजिए।
कहाँ है बच्चों? पहले तो बातें करना बंद करिए भाई। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 47 नहीं है, किसी को पूछना हो। 47 आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इन वन मीन लाइफ। ठीक है, फिर बातें कर रहे हो। वन मीन लाइफ पर सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। एक मीन लाइफ का टाइम कितना होता है? टीए। टीए मतलब 1 बाय लेमडा, लेमडा से लेमडा कैंसिल, एन नॉट बाय ई। इनिशियल का 1/e हमारे पास बचता है, वही सर्वाइव कर सकता है, जो बचेगा वही आगे सर्वाइव करेगा डीके में। तो ये आपके 1/e आंसर आ गया। 53 क्वेश्चन देखिए। फॉर अ रेडियोएक्टिव सैंपल एट इंस्टेंट एट गिवन इंस्टेंट नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर एंड डीके कांस्टेंट लेमडा, इनकरेक्ट रिलेशन आपको बताना है। पहला एन लेमडा एक्टिविटी ऑफ एट एन गिवन इंस्टेंट, क्या आर बराबर एन लेमडा सही है? चलिए, लेमडा मैंने आपको बताया भी था, डीके प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ऑफ न्यूक्लियस, गोल्डन की पॉइंट्स में लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में। आफ्टर द नेक्स्ट 1/λ टाइम इंटरवल एक्टिव न्यूक्लियाई इतने, ये गलत है। क्यों? देखो देखो 1/e हमारे पास बचते हैं, न कि 1 - 1/e, वो तो डीके हो जाते हैं आपके। डीके निकालते हो ना एन डैश, एन नॉट माइनस एन, ये एन रहा, और डीके होते हैं ये आपके पास 1 - 1/e। उसने कहा है कि पर ये रिमेनिंग बचते हैं, इसलिए गलत है। फोर्थ आपके सही है ही सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन है, एन का टी के साथ ग्राफ बिल्कुल ऐसा होता है कि एन नंबर ऑफ न्यूक्लियर टी के साथ ऐसे वेरी करते हैं एक्सपोनेंशियल तरीके से। वो कह रहा है एक्टिविटी ए का टी के साथ सॉरी एन के साथ ग्राफ, एक्टिविटी आर बराबर हम जानते हैं एन लेमडा होती है, यहाँ ए से रिप्रेजेंट किया है, लेमडा डी के कॉन्स्टेंट है, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू एन, और ए और एन में कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 59 देखिए। 59 किसने पूछा? अरे 59 किसका डाउट है? नहीं है? पेज नंबर फिर भी अगर आपको देखना हो, पेज नंबर 155 पर आपके गिवन है, वो पॉइंट्स देख लेना, वो ध्यान रखने वाली बात है, समझाने का कुछ नहीं है। 76 आपसे गिरा है, किसने पूछा 76? देखो एम नॉट आपके गिवन है 10 ग्राम, जितनी बातें करोगे उतना समय खराब होगा, सीधी सी बात है, वो आप लोगों का होगा, आगे क्वेश्चंस का एडजस्टमेंट होगा, वो आपके लेक्चर में ही होगा, ध्यान रखना। एम नॉट आपके दे रखा है, वो कह रहा है 2 मीन लाइफ के बाद रिमेनिंग अमाउंट, 1 मीन लाइफ के बाद इनिशियल का कितना परसेंट बचता है? 37%। फिर जो बचा है, फिर नेक्स्ट मीन लाइफ पर जो बचा है उसका फिर कितना परसेंट? 37%। ये आपका आंसर आ जाएगा। या फिर फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते हो तो आप देखिए, 1 मीन लाइफ का टाइम होता है 1/λ टी है, 2 मीन लाइफ का टाइम 2/λ। इस टाइम पर पूछ रहा है तो m इज इक्वल टू एम नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, टी बराबर 2/λ, लेमडा से लेमडा कैंसिल, 10 1/e का होल स्क्वायर, 1/e की वैल्यू 0.37 और इसका स्क्वायर, और सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 76 के बाद 60 क्वेश्चन किसने पूछा है? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 60 ये कह रहा है आर एंड पोलोनियम में डीके हो रहा है अल्फा डीके के थ्रू, ये आपके न्यूक्लियाई दे रखे हैं 12 डेज, आफ्टर 12 डेज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट रिमेनिंग आपसे पूछ रहा है। पहले इतने थे, कितने थे मतलब 6.4 इंटू 10 की पावर 10, 1/2 की पावर t/th, टी कितना है 12 और th कितना है 4, सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 62 बीटा पार्टिकल्स पूछ रहा है, किसने पूछा 62? अल्फा और बीटा दोनों निकलेंगे, आपको बीटा बताने, अल्फा भी निकलेंगे साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 वो कह रहा है बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक्टिविटी इतनी है 10 की पावर 3 डीपीएस, हाफ लाइफ 1 सेकंड है, 3 सेकंड के बाद एक्टिविटी कितनी? किसने पूछा था बेटा? 1 सेकंड है और हाफ लाइफ 3 सेकंड में कितनी हाफ लाइफ? 3 हाफ लाइफ। चलिए 3 बार आधा कर दो, 800 से 1000 है ना, तो 1000 से 500, 500 से 250, 250 से
बस आंसर आ गया। या फॉर्मूले से अगर करना चाहते हो, कौन सा क्वेश्चन था? 75। तो बेटा आर बराबर आर नोट कितना है? 1000 1/2 की पावर t/th। ये सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 74। 74 किसने पूछा? क्लास में लिखा रखा है वन मीन लाइफ पर कितना परसेंट बचता है? 37%। और 37% की वैल्यू अप्रोक्स n0/3। और कितना डीके होता है? 67%। मतलब 2n0/3। अब देख लो 2n0/3 डीके होता है, इनिशियल का 2/3 लिखा रखा है आपको। 64। 64 किसने पूछा? 64। 64 में डाउट है किसी को? नहीं, ऑनलाइन नहीं है। 64 में किसी को डाउट हो? 64 है। हाफ लाइफ दे रखी है 5 ईयर्स 10 ईयर्स पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब डीके प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। और डीके प्रोबेबिलिटी को एक और नाम दिया था मैंने, डीके फ्रैक्शन। डीके फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है तो एक्टिव फ्रैक्शन निकाल लो। 1/2 की पावर t/th। टी कितना है और टी एच ये आ गया 1/4। तो बताओ डीके फ्रैक्शन कितना? मतलब 0.75। क्वेश्चन नंबर 86 किसने पूछा है? 86। 86 आपको बेटा ध्यान रखना है, इसमें कोई समझाने का नहीं है कि अल्फा पार्टिकल्स जो है एक्सपेरिमेंटली जिंक सल्फाइड के लिए सेंसिटिव पाए गए थे, फ्लोरोसेंट जनरेट किया था। कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, बीटा बीटा नहीं हुआ था, अल्फा डिटेक्ट हुआ था हमारे पास। फ्लोरोसेंट जनरेट किया था अल्फा ने। 78। 78 किसने पूछा? 78 ऑनलाइन भी हो सकता है। वो कह रहा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेस टू 1/16। देखो आपके पास जैसे 100 रुपए हैं, मैं कहूँ इट विल डिक्रीज टू 10, तो कितने रह गए? 10 ही रहेंगे। डिक्रीज टू 10 तो 10 रह गए। ऐसे ही कह रहा है वो आपके। बच्चों बातें बंद कर दीजिए, मैं डिस्कशन आगे नहीं करूंगा, फिर ध्यान रखना। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेस टू 1/16 ऑफ इनिशियल वैल्यू, इनिशियल एक्टिविटी इन 40 डेज। 40 डेज में 1/16 तक डिके हुआ है, मतलब 1/16 रह गया इनिशियल का। कितने टाइम में? तो आपसे क्या पूछ रहा है? हाफ लाइफ। सॉल्व कर लीजिए इसको। इसको 1/2 की पावर 4 लिख के बेस सेम पावर इक्वल सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54। 54। 54 किसने पूछा? 54 मैंने आपको बताया था इफ आर न्यूक्लियस इज इमिटिंग। पता ही नहीं है आप लोगों में, पता नहीं बातें क्यों करते हो आप लोग। एक काम करते हैं, डिस्कशन बंद करते हैं, बंदो आगे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, डिस्कशन एक काम करना, आगे जितने भी टॉपिक्स होंगे तो उसका डिस्कशन क्या है आप डाउट पे पूछें आपके बैच में। डाउट काउंटर पे आके पूछ लेना, ठीक है ना? यहाँ क्लास में डिस्कशन नहीं होगा, ये लीजिए। आप लोगों को नहीं समझ में आती तो मत करिए डिस्कशन, करते रहो आप आराम से बातें। आपको समझा दिया, बातें मत करिए, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही। या तो मैं टाइट हो जाऊं, जो बच्चा बात कर रहा है, या तो फिर उसको इधर साइड में खड़ा कर देता हूँ मैं उसको, या तो ऐसा करो, है ना? ध्यान रखना, खुद जिम्मेदार रहेगा वो बच्चा, पूरी क्लास में साइड में खड़ा खड़ा पड़ेगा वो, ध्यान रखना ना। मेरी ताकत नहीं है बोलने की, देखो मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें, बिल्कुल बातें बंद कर दें। क्वेश्चन नंबर 54। वो कह रहा है इफ अ न्यूक्लियस इज इमिटिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, इट्स न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इमिट कर रहा है, मतलब बीटा पार्टिकल। और आपको अच्छे से पता है जो बीटा पार्टिकल तब इमिट होता है जब न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोटॉन। बीटा नेगेटिव और एंटी न्यूट्रॉन निकलता है। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो n/p रेशियो क्या होगा? डिक्रीज। क्लास में लिखा रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। 87 आपसे कहा हाफ लाइफ दे रखी है, आपसे एवरेज लाइफ या मीन लाइफ पूछी है। अच्छा ये भी नहीं आता, 1.44 th हाफ लाइफ दे रखी है, मीन लाइफ निकालना है। एक्सरसाइज फर्स्ट होगी, एक्सरसाइज सेकंड के 1 से 10 तक कोई डाउट हो वो पूछिए अभी।
वन एक्सरसाइज सेकंड 1 से 10 तक 3 और बोलिए 11 1 से 15 तक कर देते हैं, बताइए 11 और बोलो और 15। चलो ये क्वेश्चंस तो कंप्लीट करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सबसे पहले। लो मॉड्यूल किसका था? क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज सेकंड में वो कह रहा है इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस T1 टाइम पर एक्टिविटी R1, T2 टाइम पर R2 है, डीके कांस्टेंट लेमडा है, देन तो आप बताओ R1 इज इक्वल टू R नॉट ई की पावर माइनस लेमडा T1, T1 पर एक्टिविटी R1, R2 इज इक्वल टू R नॉट ई की पावर माइनस लेमडा T2 पर R2। आप ऑप्शन देखो कैसे दे रखे हैं, R1 बाय R2 चेक कर लो, डिवाइड करोगे कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड कर लो, ऑप्शन मैच कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 3। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन देखिए, डीके कांस्टेंट लेमडा है, डीके कांस्टेंट है लेमडा, A1 और A2 एक्टिविटी है टाइम T1 और T2 पर। ठीक है, और आपसे पूछा है नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई टाइम T1 से T2 के बीच में कितने डीके हुए, बताओ। मैं आपसे कहूं जैसे T1 इंस्टेंट पर मान लो 1 सेकंड पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे 5, टाइम ज्यादा हुआ मान लो 3 सेकंड, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे पास हो गए मान लो 2। तो बताइए इस टाइम ड्यूरेशन में कितने न्यूक्लियाई डीके हुए? पहले 1 सेकंड पर इतने थे, फिर 3 सेकंड पर इतने रहे, कितने डीके हुए? 3। कैसे निकाला? N1 माइनस N2, दो टाइम ड्यूरेशन में डीके निकालना है, यहाँ भी वही काम करना है, N1 माइनस N2 निकालना है। सब्सटेंस एक ही है क्योंकि लेमडा एक ही है। तो एक्टिविटी ने कहा था एक्टिविटी का कोई भी क्वेश्चन है R बराबर N लेमडा, एक्टिविटी A दे रखी है तो A बराबर N लेमडा, A2 बराबर N2 लेमडा, यहाँ से N1 कितना A1 बाय लेमडा, N2 कितना A2 बाय लेमडा, डीके निकालना है N डैश N1 माइनस N2, मतलब A1 बाय लेमडा माइनस A2 बाय लेमडा मतलब A1 माइनस A2 बाय लेमडा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये मॉड्यूल किसका लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, P और Q, क्वेश्चन पढ़ लेना बच्चों एक बार, दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं R में। इनिशियली R के कितने 0, P के इनिशियल 4 N नोट और Q के N नोट, उसने क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। उसने क्या रखा है, इनिशियली नो न्यूक्लियाई ऑफ आर प्रेजेंट इन द सैंपल, कोई आर के न्यूक्लियाई नहीं थे, इसके इनिशियल इतने इसके इतने, किसी टाइम पर जब दोनों के न्यूक्लियाई सेम हो तो आपसे कहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सैंपल, मतलब आर कितना बना जब पी के आर पे कन्वर्जन की हाफ लाइफ आपको गिवन है 1 मिनट और इसकी कितनी 2 मिनट्स। आर के न्यूक्लियाई बताने, किसका डाउट है? देखो बेटा आप बताओ, हमारे पास आर के न्यूक्लियाई निकालने, मान लो पी ने 5 न्यूक्लियाई डीके करे और क्यू ने 3 न्यूक्लियाई डीके करे, तो बताओ आर के कितने न्यूक्लियाई बनेंगे? इसने 5 और इसने 3, उसको बोलना तो 8, यही बनेंगे। क्यों? क्योंकि आर इनिशियल में कितना था 0। तो आप क्या करिए, पी के न्यूक्लियाई निकाल लो डीके और क्यू के डीके निकाल लो और दोनों को क्या कर दो ऐड, ये बेसिक काम है, दोनों के डीके ऐड करना है। ठीक है, तो इसके डीके निकालते हैं दोनों के, देखो डायरेक्ट मेथड से बताता हूँ। इसके इनिशियल 4 एन नोट और क्यू के है एन नोट। उसने कहा जिस टाइम पर दोनों के न्यूक्लियस सेम हो, कोई टाइम आएगा वो देखते हैं अपन। इसकी हाफ लाइफ कितनी है 1 मिनट और इसकी हाफ लाइफ 2 मिनट्स। टाइम इतनी की टर्म्स में ले लेता हूँ, हाफ लाइफ की टर्म में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, देखते हैं कब न्यूक्लियस सेम आते हैं। चलिए ये हर 1 मिनट के बाद आता होगा, तो ये 2 एन नोट एन नोट एन नोट बाय 2 एन नोट बाय 4, और इसकी हाफ लाइफ 2 मिनट है, तो ये हर 2 मिनट के बाद आता होगा। तो 2 मिनट के बाद कितना हो गया देखो एन नोट बाई 2, फिर नेक्स्ट 2 मिनट के बाद एन नोट बाय 4, क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेम आ गए? वो आए टी बराबर 4 मिनट्स पर। अब डीके निकाल लो, N1 डैश, डीके कैसे निकालोगे? ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। एन नोट माइनस एन, एन नोट है 4 एन नोट माइनस रिमेनिंग है एन नोट बाय 4, कितना हो गया 15 एन नोट बाय 4।
इसके डीके निकालो तो n टू डैश n नॉट माइनस n इनिशियल माइनस रिमेनिंग कितना हो गया 3n0/4। दोनों के डीके को क्या कर दोगे ऐड 18n0/4 मतलब 9n0/2। ये हमारे पास के न्यूक्लियर आ जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम।